चाणक्य और चंद्रगुप्त की 41वां एपिसोड। तक्षशिला में आचार्य चाणक्य ने डकैतों पर विजय पा ली थी। वहीं पाटलिपुत्र में सेनापति भुजंग अपने संदेह को दूर करने के लिए मंत्री शंभुनाथ के घर की तलाशी ले रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपने कदम एक ऐसे कक्ष की ओर बढ़ाए जहां जाने से शंभुनाथ उन्हें रोक रहे थे, क्योंकि मुरा उसी कक्ष में छुपी थी। भुजंग ने जैसे ही उस कक्ष के द्वार पर अपना हाथ रखा, शंभुनाथ की सांसें रुक सी गई। उन्होंने फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, सेनापति, तुम व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रहे हो। उस कक्ष में कुछ भी नहीं है। सुनकर भुजंग का संदेह यकीन में तब्दील होने लगा। उन्होंने घूर कर मंत्री शंभुनाथ की तरफ देखा और फिर एक झटके में उस कक्ष का द्वार खोल दिया। भीतर प्रवेश करने पर भुजंग ने देखा कि पूरा का पूरा कक्ष खाली था। उनके पीछे पीछे शंभुनाथ भी अंदर आ चुके थे। मुरा को वहां ना देखकर उन्होंने भी राहत की सांस ली। भुजंग ने अपनी दृष्टि उस कक्ष के चारों तरफ दौड़ाई। वो कक्ष अन्य कक्षों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। वहां काष्ठ की अलमारियों के साथ साथ बड़े बड़े संदूक भी रखे हुए थे। शंभुनाथ थोड़ा कठोर होते हुए बोले, अब अगर आपको तसल्ली हो गई हो तो आप जा सकते हैं। भुजंग बोले, क्षमा मंत्री जी, संदेह और जांच ये दोनों ही मेरे कार्य का हिस्सा है। आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा। इतना कहकर भुजंग उस कक्ष से बाहर निकलने के लिए पलटे ही थे कि तभी उनकी दृष्टि वहां रखे एक संदूक पे पड़ी, जो अन्य संदूकों की तुलना में थोड़ा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जल्दबाजी में उस संदूक को बंद करना भूल गया। ये देखते ही भुजंग के चेहरे पे कुटिल मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अवश्य वो संदूक के भीतर ही छिपी है। भुजंग उस संदूक की तरफ बढ़े। इससे पहले कि शंभुनाथ भुजंग को रोक पाते, उन्होंने एक झटके में उस संदूक को खोल दिया। लेकिन उस संदूक में सिवाय कुछ ताम्रपत्र और जरूरी दस्तावेजों के अलावा और कुछ भी नहीं रखा था। यह देख भुजंग का मन गुस्से से भर गया। उस संदूक के बगल में एक दूसरा बड़ा संदूक भी रखा था। भुजंग की दृष्टि उस पर भी गई। शंभुनाथ बोले, तसल्ली ना हुई हो तो दूसरे संदूक को भी खोल कर देख सकते हो। भुजंग को यह सही नहीं लगा। इसमें उन्हें अपनी ही हार नजर आ रही थी। वो कक्ष से बाहर निकल गए। भुजंग अंदर ही अंदर शर्मिंदा थे और साथ ही उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। जब वो मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे तो शंभुनाथ उन्हें रोकते हुए बोले, सेनापति भुजंग, मैं भी मगध में मंत्री के प्रतिष्ठित पद पे हूं। आज के बाद यदि आपको मेरे ग्रह की दोबारा तलाशी लेनी हो तो कृपया अमात्य द्वारा लिखित अधिपत्र लेकर ही आए। सेनापति अंदर ही अंदर चढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा, जी मंत्री जी, मैं आगे से इस बात का पूर्ण ध्यान रखूंगा कि आपको अकारण ही कोई कष्ट ना हो। इतना कहकर उन्होंने एक नजर शंभुनाथ के घर पर डाली और फिर वहां से बाहर चले गए। भुजंग के जाते ही शंभुनाथ ने भीतर से मुख्य द्वार बंद कर दिया और वापस उसी कक्ष में गए और मुरा को आवाज दी। मुरा उसी संदूक से बाहर निकली जिस पर आखिरी बार सेनापति की नजर गई थी। शंभुनाथ गहरी सांस लेते हुए बोले, आज तो हम ईश्वर की कृपा से बच गए, लेकिन आगे इसकी उम्मीद मत रखना। मुरा बोली, हां मंत्री जी, सेनापति जी का ध्यान भटकाने के लिए ही मैंने वो संदूक खुला छोड़ा था, वरना सेनापति जी हर संदूक की जांच करते। शंभुनाथ ने हां में सर हिला दिया और बोले, अभी तुम जाओ यहां से, किंतु तुम्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम्हारी गलती हम दोनों के लिए खतरा बन सकती है। जी मंत्री जी, यह कहकर मुरा चुपके से वहां से चली गई। जहां मुरा और शंभुनाथ पे आया संकट टल चुका था, वहीं मालकेतु और गजानन के सर पर अब संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके थे। गजानन और मालकेतु दोनों गजानन के कक्ष में बैठकर चाणक्य के बारे में ही बात कर रहे थे। मालकेतु बोला, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि चाणक्य को मिटाना इतना आसान होगा। अपनी जिस बुद्धि पे उन्हें इतना घमंड था, वो भी आज उस अग्नि में उनके साथ जलकर खाक हो गई। ये कहते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। लेकिन तभी चाणक्य की आवाज गूंजी, बुद्धि कभी नहीं जलती, ना जलता है कभी ज्ञान। जो समझे बुद्धि को बल से कम, वो है मूर्ख इंसान। चाणक्य की आवाज सुनकर मालकेतु और गजानन को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ।
दोनों ने आवाज की दिशा में देखा तो चाणक्य अपनी खुली शिखा के बालों को हाथ से पकड़े कक्ष के द्वार पे खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। चाणक्य को जीवित देख दोनों के होश उड़ गए थे। उन्हें उनके जीवित होने पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दोनों के मुंह से एक साथ आश्चर्य से निकला, आचार्य चाणक्य आप? चाणक्य उन दोनों की मनोस्थिति को समझ चुके थे। वो चेहरे पे मुस्कान लिए बोले, हां मैं। वैसे आप दोनों ने मेरे यहां आने की कल्पना नहीं की होगी, है ना? चाणक्य की बात सुन गजानन हड़बड़ाते हुए बोले, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बल्कि हम तो आपको देखकर बहुत खुश हैं। लेकिन मालकिन ने तो भी मुझे बताया कि कल रात सूरजमल का आश्रम जलकर खाक हो गया और आप भी वहीं थे। मैं तो अभी कुलपति से ही मिलने जा रहा था ताकि इस बारे में उनसे विचार विमर्श कर सकूं। चाणक्य थोड़े गंभीर होकर बोले, सूरजमल का आश्रम जला नहीं था, बल्कि जलाया गया था, वो भी डकैतों द्वारा। यह सुनते ही गजानन और मालकेतु के चेहरे से पसीने छूटने लगे। फिर भी बात को संभालने की कोशिश करते हुए गजानन बोले, ये क्या कह रहे हैं आप? चाणक्य बोले, वही जो आप सुन रहे हैं। खैर, उन डकैतों को उनके किए की सजा मिल चुकी है। अब बारी है उस सूत्रधार की जिसने ये षड्यंत्र रचा है। चाणक्य की बात सुनकर गजानन और मालकेतु का गला सूख गया। गजानन बोले, सूत्रधार? कौन है वो? चाणक्य ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए गजानन को देखा और बोले, मालकेतु। ये सुनकर जहां गजानन का डर थोड़ा कम हुआ, वहीं मालकेतु को काटो तो खून नहीं। चाणक्य ने कटाक्ष करते हुए कहा, मालकेतु, योजना बहुत अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन तुम शायद भूल गए कि मैं दुश्मन से हमेशा 2 कदम आगे रहता हूं। गजानन चुप थे और मालकेतु का शरीर डर के मारे कांप रहा था। तभी तक्षशिला के 2 प्रहरियों ने कक्ष में प्रवेश किया और चाणक्य के इशारे पर उन्होंने मालकेतु को पकड़कर उसके हाथ और पैरों को जंजीरों से बांध दिया। मालकेतु अपने बचाव में बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। चाणक्य बोले, अब तुम्हें जो कहना है कुलपति के सामने कहना, वही तय करेंगे कि तुम दोषी हो या नहीं। वो प्रहरी उसे खींचकर कक्ष से बाहर ले जाने लगे तो मालकेतु चिल्लाकर बोला, आचार्य आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं मगध का सैनिक हूं, आप मुझे इस तरह से बंदी नहीं बना सकते, वो भी बिना किसी प्रमाण के। चाणक्य ने मालकेतु को कुछ नहीं कहा, बस प्रहरियों को इशारा किया कि उसे ले जाए। दोनों प्रहरी उसे खींचकर ले जाने लगे। मालकेतु ने पीछे मुड़कर आशा भरी दृष्टि से गजानन की ओर देखा, लेकिन उन्होंने अपनी नजरें झुका ली और मालकेतु को वहां से जाते हुए देखते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने बीच में कुछ कहा तो कहीं चाणक्य उन्हें भी दोषी ना ठहरा दे। चाणक्य गजानन के कक्ष से बाहर निकले और मजबूत कदमों के साथ कुलपति महोदय के कक्ष की ओर बढ़ने लगे। पीछे पीछे प्रहरी मालकेतु को जंजीरों में बांध कर ले जा रहे थे। मालकेतु चिल्ला चिल्ला कर खुद को आजाद करने की बात कर रहा था। उसकी आवाज सुनकर सभी छात्र और आचार्य अपनी अपनी कक्षा से निकल तक्षशिला के गलियारे में इकट्ठा हो गए थे। इसी बीच सूरजमल, चंद्रगुप्त और सुकेतु बनी सुकन्या को लेकर वहां आ चुका था। आगे आगे चाणक्य, बीच में बंदी मालकेतु और उनके पीछे सूरजमल, चंद्रगुप्त और सुकेतु चल रहे थे। तभी वीरसेन और पब्बत भी वहां आ पहुंचे और जब उन्होंने चाणक्य को जिंदा देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मालकेतु को जंजीरों में जकड़ा देख उनके भी प्राण सूख गए। मालकेतु के पीछे चल रहे चंद्रगुप्त और सुकेतु को भी जीवित देख देख दोनों अंदर ही अंदर सुलग के रह गए। पब्बत और वीरसेन की नजरें आपस में मिली, लेकिन उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूटा। वो सिर्फ देखते रह गए और आचार्य चाणक्य जंजीरों में जकड़े मालकेतु के साथ छात्रों के बीच से निकल गए। जहां तक्षशिला में चाणक्य अपनी जीत की ओर बढ़ चुके थे, वहीं मगध में भुजंग अपना हारा हुआ चेहरा लेकर अमात्य के सामने खड़े थे। क्यों ही भुजंग ने अमात्य को शंभुनाथ के घर घटित हुई सारी बात बताई, त्यों ही अमात्य का पारा चढ़ गया और उन्होंने मदिरा का पात्र जमीन पे फेंक मारा। अपने स्थान से उठकर वो गुस्से में बोले,
शंभुनाथ, शंभुनाथ, शंभुनाथ। क्रोध में उनकी सांसें और भी तेज चलने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। खुद को थोड़ा शांत करने के बाद अमात्य बोले, शंभुनाथ ना हुआ जैसे कोई भगवान हो गया। हर बार बच जाता है और साथ ही बच जाती है वो दासी। कुछ तो है जो हमारी आंखों के सामने है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा। भुजंग बोले, अब सत्य कह रहे हैं महामंत्री जी, लेकिन बिना किसी सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। अमात्य गुस्से में बोले, ज्ञात है हमें। उनका क्रोध देखकर भुजंग चुप हो गए। अमात्य आगे बोले, इसीलिए मैंने तय किया है कि अब सबूत ढूंढे नहीं जाएंगे, बल्कि पैदा किए जाएंगे। भुजंग आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगे और बोले, किंतु वो कैसे होगा? अमात्य बोले, वो तुम हम पर छोड़ दो। अभी के लिए तुम शंभुनाथ और उस दासी की निगरानी बंद करवा दो। कुछ दिन उन्हें इस भ्रम में जी लेने दो कि हमारा ध्यान अब उन पे नहीं है। भुजंग बोले, किंतु अमात्य ने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा, कई बार बड़ी छलांग लगाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। जैसा मैंने कहा वैसा करो। सेनापति ने सर हिलाया और प्रणाम कर वहां से निकल गए। तक्षशिला में कुलपति महोदय अपने स्थान पर विराजमान थे और साथ ही सभी आचार्य भी वहां उपस्थित थे। चाणक्य मालकेतु को कुलपति के सामने लेकर आए। पीछे पीछे गजानन भी वहां आ चुके थे। कुलपति को अन्य सेवकों द्वारा यह पहले ही ज्ञात हो चुका था कि कल रात सूरजमल का आश्रम पूरी तरह से जलकर राख हो गया और उस समय चाणक्य भी वहीं थे। चाणक्य को सकुशल देख कुलपति ने राहत की सांस ली, लेकिन मालकेतु को जंजीरों में जकड़ा देख कुलपति ने पूछा, आचार्य चाणक्य, इसका दोष क्या है? चाणक्य बोले, एक दोष नहीं महोदय, यह पूरा व्यक्ति ही दोषी है। इसने एक नहीं कई अपराध किए हैं। तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में रहकर कुटिल योजनाओं का निर्माण किया, यहां के एक छात्र को मारने की कोशिश की और विफल होने पर डकैतों के साथ मिलकर उस छात्र के साथ साथ एक आचार्य, एक ब्राह्मण को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। चाणक्य के मुंह से यह सुनकर सारी सभा में हलचल मच गई। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वहीं गजानन इस बात से परेशान थे कि कहीं चाणक्य उनका भी नाम ना ले ले। कुलपति ने मालकेतु से पूछा, जो आरोप आचार्य चाणक्य ने तुम पर लगाए हैं, क्या वो सभी सत्य है? मालकेतु तुरंत बोल पड़ा, नहीं महोदय, मैं पूरी तरह निर्दोष हूं। मैं नहीं जानता आचार्य चाणक्य मुझसे किस जन्म का द्वेष निकाल रहे हैं। मैं तो यहां रहकर आचार्यों की सेवा करना चाहता हूं। कुलपति बोले, आचार्य चाणक्य, आपके पास मालकेतु के विरुद्ध कोई प्रमाण है? चाणक्य बोले, पहला प्रमाण, मालकेतु के पैर का घाव। यदि मालकेतु यहां सेवा करने आया है तो इसके पैरों में यह घाव कैसे बना? और इतना गहरा घाव तो किसी अस्त्र या शस्त्र के प्रयोग से ही बन सकता है। क्यों मालकेतु? चाणक्य ने प्रश्न भरी दृष्टि से मालकेतु की ओर देखा। मालकेतु अपने बचाव में बोला, महोदय, मेरा पैर जंगल में आदिवासियों द्वारा जानवरों को फांसने के लिए लगाए गए जाल में फंस गया था, इसी कारण यह घाव हुआ है। यह सुनकर चाणक्य बोले, तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि जो तुम कह रहे हो वो सत्य है? मालकेतु ने हां में सर हिला दिया। चाणक्य ने कुलपति को संबोधित करते हुए कहा। चाणक्य बोले, महोदय, मालकेतु झूठ बोल रहा है। यह घाव सूरजमल द्वारा चलाए गए बाण की वजह से हुआ है, जिसका प्रमाण सूरजमल खुद देगा। चाणक्य ने सूरजमल को कुलपति के सामने बुलवाया। चाणक्य सूरजमल से बोले, सूरजमल, बिना डरे जो कुछ तुमने उस दिन जंगल में देखा वो सब कुछ कुलपति महोदय को बताओ। सूरजमल बोला, आचार्य चाणक्य ने कुछ गुप्तचरों को तक्षशिला के पास देखा था और उन्होंने सुकेतु और चंद्रगुप्त को उनके पीछे भेजा था। जब दोनों काफी समय तक वापस नहीं लौटे तो मैं इनका पीछा करते हुए जंगल जा पहुंचा, जहां मैंने देखा कि ये दोनों डकैतों के ठिकाने के नजदीक छिपकर बैठे हैं और मालकेतु इन पर निशाना साधे हैं। इन
दोनों की रक्षा के लिए मैंने ही मालकेतु के पैरों पर बाण चलाया था। मालकेतु चिल्ला पड़ा, महोदय ये असत्य बोल रहा है, असत्य है ये। आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते, ये आचार्य का सेवक है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। चाणक्य बोले, महोदय यदि आपको मेरे सेवक पर भरोसा नहीं है तो तक्षशिला के सेवक से पूछ लीजिए। मालकेतु हैरानी से चाणक्य की तरफ देखने लगा। तभी तक्षशिला के मुख्य द्वार के प्रहरी ने सभा में प्रवेश किया। कुलपति को प्रणाम कर वो बोला, महोदय पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि मालकेतु छिप छिप कर तक्षशिला में आता है और रात के अंधेरे में ही गायब हो जाता है। परसों रात्रि जब आचार्य चाणक्य सूरजमल के आश्रम का निर्माण कर रहे थे तो मुझे कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच हलचल सुनाई दी। मैं उधर गया और पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। मैंने देखा कि कुछ डकैतों ने आश्रम को आग लगा दी। उसके बाद मालकेतु उन डकैतों से मिलने आया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि एक सेवक होकर यह डकैतों का साथ कैसे दे सकता है। यह सुनकर सभा में सब दंग रह गए। मालकेतु नहीं जानता था कि चाणक्य ने ही उस प्रहरी को कल रात मालकेतु के पीछे लगाया था। चाणक्य आगे बोले, अगला प्रमाण है सूरजमल के आश्रम के बाहर मरे पड़े डकैतों का शव। क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है मालकेतु? यह अपना दोष स्वीकार करते हो? तभी एक आचार्य बीच में बोले, किंतु यह तो आचार्य गजानन का सेवक है, क्या उन्हें इस संबंध में कुछ ज्ञात है? यह सुनते ही गजानन के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं मालकेतु अब अपना मुंह ना खोल दे। तभी मालकेतु बोला, आचार्य गजानन को इस संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। यह सुनते ही गजानन ने राहत की सांस ली। सभी आचार्यों के साथ विचार विमर्श करने के बाद कुलपति ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तुम्हें तक्षशिला में रहकर षड्यंत्र रचने और एक आचार्य को मारने की कोशिश करने का दोषी ठहराया जाता है। तुम्हें गांधार नरेश आंबी को सौंपा जाएगा और हम स्वयं खत लिखकर उनसे यह विनती करेंगे कि तुम्हें मृत्यु दंड से कम कोई सजा न दी जाए। यह सुनते ही मालकेतु के चेहरे पर मौत नाचने लगी। लेकिन तभी एक आवाज उस सभा में गूंजी, कुलपति महोदय क्षमा करें, किंतु मालकेतु को दंड देने का आपको कोई अधिकार नहीं। सबने आवाज की दिशा में देखा तो पब्बत उस सभा में प्रवेश कर रहा था। क्या पब्बत मालकेतु को बचा पाएगा या फिर उसका साथ देने के लिए उसे निष्कासित कर दिया जाएगा? क्या होगा अब चाणक्य का अगला दांव? मंत्री शंभुनाथ और मुरा को फंसाने के लिए अमात्य अब कौन सी नई चाल चलने वाले हैं? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग